हम अपना 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अब तक की वीडियोस में हमने पढ़ा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। तो अब तक हमने पढ़ा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिसने कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट किया। ऑलमोस्ट 2.5-3 साल में हमने एक बड़ी डिबेट्स और डिस्कशन के बाद अपना एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन अब ये बात आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वो 2-2.5 साल के उसमें ही बन गया था? क्या वो जो डिस्कशंस हुई बस उन्हीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था? तो सिर्फ ऐसा नहीं है। देखिए उसमें क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट भी था। मतलब हम जो एक लंबे समय से अपना नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, जो फ्रीडम फाइट चला रहे थे, जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो उसमें भी गवर्नमेंट सरकारें तो उस समय भी हुआ करती थी। तो उस समय भी हम लोग सीख रहे थे। उस समय भी जो प्रोविंसेस से चुन के आते थे लोग, या जो भी आते थे, जो स्टेट्स में चुन के आते थे, जो सरकारें बनती थी, उससे जो है हमारे लीडर सीख रहे थे। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किया करते थे, क्या क्या इनइक्वालिटी हुआ करती थी, हमें सिटीज़न नहीं समझा जाता था, अपने ही देश में होते हुए हमारे साथ जो है गलत रवैया अपनाया जाता था। तो ये सब चीज़ें जो देख रहे थे, तो ये सब पहले से ही सोच लिया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कि जब हम आज़ाद होंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो हम किस तरह से सारा जो अरेंजमेंट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट किस तरह से बनाएंगे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से बनाएंगे, और हम क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूर अपनाएंगे। तो वो सब चीज़ें क्या थी, वो इनहेरिटेंस ऑफ हमारी नेशनल मूवमेंट था। वो कोई 1 दिन 2 दिन या 1-2 साल का काम नहीं था, जिसमें कि क्या था, जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सिंपली जो है एक प्रोडक्ट नहीं होता असेंबली का। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो कुछ लोग, चंद लोग बैठ गए थे और उन्होंने मिलके बना दिया था। वो एक लंबा प्रोसीजर था। एक लंबे समय से जो हमारे फ्रीडम फाइटर सोच रहे थे, दुनिया को देख रहे थे कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो हमारे देश के लिए क्या बेस्ट होगा, इन सब चीज़ों का मिली जुली जो एक चीज़ थी, वो जो एक लॉन्ग स्ट्रगल हमने करा था, उससे हमने ये डिसाइड पहले से कहीं ना कहीं मन में कर रखा था कि हम क्या क्या चीज़ों को रखेंगे। जिसमें क्या था कि हम क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखेंगे, इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन कैसा होगा, और इनइक्वालिटी को हम कैसे ओवरकम करेंगे। हमारा देश जो इसमें इतनी इनइक्वालिटीज़ थी, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, उससे हम कैसे ओवरकम करेंगे, ये सब हम लोगों ने पहले से सोच लिया था। अब इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किस चीज़ ने किया, इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किसने करा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये एक रेजोल्यूशन था जो 1946 में नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इसमें क्या था, ये क्या था, द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये एक वो चीज़ थी, ये हमारी एस्पिरेशंस की, या हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसकी एक समरी थी जो हमने अपने फ्रीडम फाइट के से हमने निचोड़ के निकाला था। ये उसका एक निचोड़ था कि हमें किस तरह का संविधान जो है, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना है। तो वो जो एक समरी थी उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला गया, जो कि 1946 में नेहरू जी ने पेश किया, जिसमें कि क्या मेन बातें रखी गई, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जैसे कि ये 46 की बात है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा तो उसमें इन सब चीज़ों को ज़रूर रखा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये अलग से 1 मार्क में आ सकता है। इसके अलावा इसमें और क्या रखा गया था कि एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज़ बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से जो है वो जानने को मिल गई थी, जो 1946 में पेश किया गया था। अब हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि वो सिर्फ क्या है, कि सिर्फ रूल्स नहीं है या वो प्रोसीजर नहीं है कि हमें अपनी सरकार को कैसे चलाना है, बल्कि वो क्या है, एक मॉरल कमिटमेंट है। क्या मॉरल कमिटमेंट है, ये वो कमिटमेंट है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक लंबी फ्रीडम फाइट के दौरान अपने देश की जनता से जो कमिटमेंट किया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो सारे देश में इक्वालिटी लाएगी, जो सारी जनता जो इतने टाइम से जो है अंग्रेज़ों के अधीन थी, वो कैसे उस आज़ादी को, फ्रीडम को फील कर पाएगी। उन सब चीज़ों को जो है, ये मॉरल कमिटमेंट जो था वो शो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो और उन प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करने का एक तरीका था। तो नेशनल मूवमेंट हेल्प बिफोर द पीपल, तो ये वो कमिटमेंट्स थे जो नेशनल मूवमेंट ने जनता के सामने रखे थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पूरा करने का काम किया। अब एक मेन बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो वो इतना इफ़ेक्टिव क्यों रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में लागू हुआ था, वो आज तक इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, इतनी रिस्पेक्ट क्यों की जाती है। आपको पता ही है कि इंडिया में सबसे ऊपर क्या है,
है, इंडिया में सबसे ऊपर ना सरकार है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना प्रेसिडेंट है, ना जुडिशरी है। इंडिया में सबसे ऊपर क्या है? इंडिया में सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी रिस्पेक्ट मिलने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो इस तरह से बनाया जाए कि उसकी हर चीज़ एकदम परफेक्ट हो। तो उसमें एक मेन बात थी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि ये सब डिसाइड करना कि सरकार किस तरह से बनाई जाएगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी जाएगी, यूनिटरी रखी जाएगी, फेडरल सिस्टम रखा जाएगा, पावर शेयरिंग किस तरीके से होगी, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में रखता था। तो एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट होता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है जैसे लेजिस्लेचर और जुडिशरी और अपना एग्जीक्यूटिव, उन सब के बीच में शक्तियाँ इस तरह से बटी होनी चाहिए कि वो बैलेंस होना चाहिए, वो एक दूसरे के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से शक्तियों को बांटा गया है। और एक इस बात का भी ध्यान रखा गया कि किसी एक को इतना पावरफुल ना बना दिया जाए कि वो बाकी सबको जो है दबा दे और बस वही रूल करना शुरू हो जाए। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा बैलेंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। इसके अलावा हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। इसके अलावा हमने फेडरल सिस्टम अपनाया। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। जब सेंटर भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग होती हैं तो आपको फिर शक्तियाँ बांटनी है, आपको फिर बैलेंस रखना है। तो वो भी एक बहुत अच्छा बैलेंस रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं जो स्टेट के पास हैं और कौन कौन सी पावर्स हैं जो सेंटर के पास हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा बैलेंस रखा गया है। अच्छा, अब ये सब जो इतना कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना था, जिसमें इतना अध्ययन किया गया, तो वो सिर्फ यही नहीं था कि उसमें इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट था या वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बहुत डिबेट की। इसके अलावा एक चीज़ उन्होंने और भी करी। देखिए, उस टाइम पर जो भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल थे, जिन भी देशों में बेस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, उन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का भी थरली बहुत उन्होंने उसको पढ़ा, उसका अध्ययन करा और उनमें जो जो अच्छी बातें थी वो भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली। लेकिन बोरो करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि हमने यूं ही उन देशों के से अपनी चीज़ों को उठा लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। हमने उनको अपने देश के हिसाब से देखा कि वो हमें सूट करती हैं या नहीं करती हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उनको देखा, समझा और फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। अपने नीड, अपने इंटरेस्ट और अपने एस्पिरेशन, अपनी सोसाइटी के हिसाब से हमने उन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। तो जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, जिसमें कि हम ये नहीं कह सकते कि वो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया हुआ है, क्योंकि हमने यूं कि यूं किसी भी देश की चीज़ को नहीं लिया बल्कि अपने देश के हिसाब से उसको लिया। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसए के वहाँ से ले लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूके से ले लिया। तो इस तरह से हमने अलग अलग जगह से लिया, लेकिन अपनी कंडीशंस, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चेंज करके लिया। तो इस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन लोगों ने एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस में काउंट होता है और इतने सालों से हमारे देश में सक्सेसफुली सरकारों को चला रहा है और देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले कर रहा है। अब तक आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।